नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। क्या मनमुटाव भुला पाएंगे विपक्षी दल? नंबर 2, दुबे एनकाउंटर में क्या पुलिस को क्लीन चिट पर विश्वास किया जा सकता है? तीसरा, क्या ईडी जैसी केंद्रीय संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है? सबसे पहले बात कर लें हम लोग विपक्षी एकता की। कल शुक्रवार को 19 विपक्षी दलों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। एक तो टेक्नोलॉजी ने एक अच्छा काम ये किया सब जगह, मतलब अगर कोई काम करना चाहे और वो डिस्टेंस है, कॉस्ट बच रही है, तो आप लोग एक मीटिंग कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। इस वर्चुअल मीटिंग को मूल रूप से बुलाया था सोनिया गांधी जी ने और इसमें 19 पार्टियों ने शिरकत की। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार साहब, आरजेडी, आरएलडी, शिवसेना, जेएमएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीडीपी, जेडीएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आरएसपी, सीपीआई, सीपीएम, इस तरह करके करीब 19 दल थे। इस बार आपको अगर याद हो तो पिछली बार बीएसपी और आम आदमी पार्टी, ये लोग जो पिछली बार बातचीत हुई थी, जो राहुल गांधी को ब्रेकफास्ट करा रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज को, तो ये 2 पार्टीज नहीं आई थी। इस बार शुरू में ये हुआ कि नहीं, समाजवादी पार्टी भी नहीं आई है, तो कुछ पेपरों ने उसमें ये दिया है कि समाजवादी पार्टी भी इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने एक पत्र भेजा, उन्होंने कहा कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का जो भी निर्णय है मैं उसके साथ हूँ। इन लोगों ने अब काफ़ी लंबी चर्चा हुई, सब लोगों ने बोला और एक जॉइंट स्टेटमेंट उसके बाद इशू हुआ और उसमें उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने शुरू इससे किया है, वी द पीपल, वी द लीडर ऑफ 19 ऑपोजिशन पार्टीज, इससे शुरू किया है, वी से करके उन्होंने। और मूल रूप से उन्होंने ये कहा है कि टू डिफेंड आवर सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑर्डर, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। तो इसका उन्होंने ये भी कहा कि सेव इंडिया सो दैट वी कैन चेंज इट फॉर अ बेटर टुमारो। उन्होंने कहा है साफ साफ कि ये बात भी जब हुई कि सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ऑर्डर जो देश का है उसके ऊपर इस समय कुठाराघात हो रहा है और हमें उसको बचाने के लिए एक होना ही है। सोनिया गांधी जी ने बोला, उन्होंने कहा कि एक तो पहली बार सोनिया गांधी की तरफ से इस तरह का उनके हैं एंड से, कांग्रेस के तरफ से मान ली राहुल गांधी या कपिल सिब्बल ने अपने घर पे चाय पे बुलाया था, इस तरह के प्रयास हो चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से पहली बार इस तरह का ऑपोजिशन यूनिटी को की कॉल देके और ये सब बात करने की कोशिश की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि आपने अभी जब यूनिटी दिखाई थी, अभी जो मानसून सेशन ख़त्म हुआ है पार्लियामेंट का, उससे सरकार थोड़ा कॉर्नर हुई थी। सरकार ने हालांकि चलने नहीं दी, लेकिन उनका उससे बात हुई और उसी की वजह से ओबीसी बिल आया और उस पर जिस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टी से आती थी वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। उन्होंने कहा कि उसकी कि ऑपोजिशन की यूनिटी की वजह से ही वैक्सीनेशन पॉलिसी या इस तरह की पॉलिसी पर कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित किए हैं। हालांकि सरकार इसको नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन असली लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर है। पार्लियामेंट के अंदर तो जो मान ली चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऑपोजिशन पार्टीज लड़ ही रही हैं, लेकिन असली लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर है। और उन्होंने कहा कि अपना लक्ष्य 2024 का लोकसभा इलेक्शन, ये बार बार कहा है, और उसमें एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि अब सबको साथ काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने, सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि वी ऑल हैव कंपल्शंस, हम सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी अपनी सीमा है, पर इस समय ऐसा वक्त आ गया है कि सबको वो अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के साथ काम करना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा है वी मस्ट राइज अबव दैट, ये जो भी हमारी बाध्यता है, जो भी हमारे अपने समस्या है, उसको पीछे छोड़ के। और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये सबको दिलासा, मतलब वो कमिटमेंट दिया कि कांग्रेस इज़ रेडी फॉर दैट, मतलब अगर कोई भी कंप्रोमाइज़ करना है, अपनी बाध्यता है, अपने वो है, उससे पीछे हटने को तैयार है। ममता बनर्जी ने भी बोला, उसमें ममता बनर्जी ने जो एक बेसिक इशू जो सबको तंग करता है बार बार, उन्होंने कहा कि इस समय लीडरशिप इशू की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये लीडरशिप इशू क्या है, ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ का वो है। उन्होंने कहा कि लीडरशिप इशू की जगह एक कोर टीम हो जाए जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। और लीडरशिप कहना है ये कुछ नहीं, लीडरशिप इशू अपने आप सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू वो। फिर उन्होंने एक बात ये भी कही है कि पार्टीज
आर एट ऑड्स विद कांग्रेस। कुछ पार्टियां जिनका लोकल राजनीति में कांग्रेस से कैसे विरोध रहता है। इस समय चूंकि एक ज़्यादा बड़ा खतरा है देश के ऊपर, जैसा उन्होंने कहा, इसलिए उस लोकल ऑड्स को भी हमें भुलाना होगा और उसको कैसे ओवरकम किया जाए इस पे बात करनी होगी। और ये जब बात कर रही है तो खास करके 3-4 पार्टी का रेफरेंस के साथ थी। जैसे बीजू जनता दल है। अब बीजू जनता दल का मुख्य लड़ाई उड़ीसा में आज भी कांग्रेस से है, तो वहाँ कैसे ऑपोजिशन बीजू जनता दल को अपने साथ लाए। टीआरएस की बात उन्होंने है, वाईएसआर कांग्रेस की है, और आम आदमी पार्टी की एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बेसिकली दिल्ली को लेके ये आमना सामना हुआ। उसके बाद वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, फिर वो उत्तराखंड में भी गई है, इत्यादि इत्यादि। इसमें तेजस्वी यादव ने भी बोला, तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई लंबी लड़ाई है और आज से ही हमें शुरू कर देना है। उन्होंने इस तरह की बातें कही। शरद पवार ने भी इस पे बात कही, राहुल गांधी भी बोले, मतलब सारे लोगों ने बोला। और एक चीज़ धीरे धीरे जो संसद के अंदर जो बात हुई थी कि करीब भाई बीजेपी को वोट तो 37-38-39% मिले हैं, लेकिन जो करीब 60% से ज़्यादा वोट हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है। तो बीजेपी जब ये कहते हैं ना सबका साथ, तो सबका साथ नहीं है। उतने लोग उनकी पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, और वो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह से हर स्टेट के अपने अपने वो बाध्यता हैं। वो स्टेट की बाउंड्रीज़ को अगर कोई सेंट्रल लॉ ऐसा बना रहे हैं जो स्टेट की बाउंड्रीज़ के को भी प्रभावित, बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड, मतलब उस स्टेट को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक 20 सितंबर से यह है कि एक राष्ट्रव्यापी कुछ आंदोलन होगा और प्रोटेस्ट होगा। लेकिन ये एक अच्छा संकेत है कि अगर इस समय जैसे डेमोक्रेसी की एक मांग ये है कि एक सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए, जो आम आदमी की जो जिस तरह से सरकार की नीतियां अगर वो आम जन विरोधी हो तो उस पर आवाज़ उठाए। दूसरा एक माध्यम होता है मीडिया। मीडिया का जो हाल है उसको कुछ कहने की, फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर ये पहल करता है तो आम आदमी को शायद उसकी आवाज़ फिर से मिल जाए। अब दूसरी बात कर लें, आज सारे पेपरों में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, दुबे एनकाउंटर, जुडिशियल पैनल गिव्स क्लीन चिट टू पुलिस। जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था वो सबने देखा था, मतलब उसको एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन ने एक कमीशन वो किया था, जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब हेड कर रहे थे। उसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब भी थे और एक पुलिस के पुराने डीजीपी भी थे। इन सब लोगों ने मिलके एक पिछले जुलाई में हुआ था, एक 825 पेज की एक रिपोर्ट की वो हुई, और जो आज विधानसभा सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना साहब, उन्होंने विधानसभा के पटल पे रखी। उसके अनुसार ये पुलिस ने वो इनकाउंटर जो किया है उसमें कहीं पे भी ये प्रूव नहीं हो रहा है कि पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ उसकी हत्या की। वो कहानी ज़रा आप सुन लीजिए, कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसी के आसपास की कहानी जो छोटे बच्चों को लोग सुनाते हैं, लोग मारपीट की नहीं सुनाते हैं, उसको दूसरे ढंग से सुनाते हैं, राजा आया चिड़िया आई, चिड़िया ऐसे खेत चुग गई, वो सब कहानी सुनाते हैं। वो ज़रा कहानी आप सुन लीजिए। वो कहानी ये है कि वहाँ से लेके, इसमें सब रिपोर्ट में लिखा है कि विकास दुबे को लेके उज्जैन से चल रही थी पुलिस, रास्ते में भैंस आई, भैंस आके ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, ब्रेक लगा था तो ब्रेक लगी तो गाड़ी उलट गई तो जो विकास दुबे थे उन्होंने लेट गए। हाँ, तो मोमेंट्री कुछ मिनट के लिए सारे पुलिस वाले बेहोश हो गए, केवल विकास दुबे को छोड़ के। तो विकास दुबे को कुछ मालूम नहीं भाई, या तो कुछ ऐसी ताकत दवा खाता होगा, हो सकता है स्वामी रामदेव का कुछ पुराना भक्त रहा हो, क्योंकि वो कुछ ऐसी दवा ज़रूर खाया होगा कि वो नहीं बेहोश हुए, बाकी सारे लोग बेहोश हो गए। तो उन्होंने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर निकाल ली, रिवॉल्वर निकाल के वो पीछे वाला दरवाज़ा उन्होंने खोला और वहाँ से निकल के बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने एक पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई और फिर वो भागे तो पुलिस वाले ने उनको गोली मार दी। ये वो है। अब इसमें कहीं कुछ नहीं है। चिड़िया आई, चिड़िया आके खेत चुगी और फिर चली गई तो खेत खाली हो गया। अब आप इस स्टोरी को मान लीजिए। उनका ये भी कहना है उस प्रोब में कि नो वन फ्रॉम पब्लिक मीडिया कंटेस्टेड पुलिस वर्जन। अब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है।
किस पब्लिक वाले की हिम्मत है ये कहने की, किस मीडिया वाले की उत्तर प्रदेश में हिम्मत है ये इसको कंटेस्ट करने की? क्योंकि दो पक्ष हैं। विकास दुबे के अगेंस्ट जो बात जाती है, एक तो वो गुंडे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये थी कि गुंडे के अगेंस्ट भी अगर कोई खड़ा होने की कोशिश करता तो पुलिस उसकी दुश्मन हो जाती। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पब्लिक का वो नहीं, लेकिन अब तो ये जांच आ गई है। अब आप जो भी जांच अच्छी बुरी हो उसको आपको मानना ही होता है और मान लिया जाएगा। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 21 क्रूशियल केसेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर कुछ 60-70 केसेस थे, उसमें से 21 केस के कागज़ मिसिंग हैं। ये खुद एडमिट किया है कमीशन ने। उन्होंने कहा हमने पुलिस वालों से बहुत कहा, वो उन्होंने कहा कि कागज़ खो गए हैं। अच्छा, कागज़ क्यों खो गए हैं? क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसे नाम हो जो अनकंफर्टेबल नाम हो, तो उन अनकंफर्टेबल नाम का सबसे अच्छी बात है कि कागज़ खुआ दो। मैं अभी भी उसका ओपिनियन का हूँ कि जैसे जस्टिस चौहान को, एक हाई कोर्ट के जज साहब को और एक डीजीपी साहब को रखा था, एक कुछ बहुत से एक्टिविस्ट हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, जो ये सब आवाज़ उठाते हैं। मुझे लगता है कि उसमें से अगर आप उन ह्यूमन राइट्स वालों को भी कहीं इन्वॉल्व किए होते तो ये रिपोर्ट थोड़ी बेहतर हो जाती, क्योंकि बाकी सबको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कैसे जस्टिफाई किया गया। अभी भी कहा जाता है कि अब भाई किसी की गाड़ी फिर टर्न कर सकती है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन लोगों का को इससे गुंडे से ज़्यादा डर लगेगा कि गुंडे को पकड़ने की पुलिस वाले से ज़्यादा डर लगेगा, ये अभी देखने की बात है। तीसरी बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राजेश्वर सिंह साहब हैं, ईडी हैं, इनकी पत्नी भी आईपीएस हैं, लखनऊ में पोस्टेड हैं, जो इनके मतलब घर में जो इनके ससुर थे राजेश्वर सिंह साहब के, बड़े लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे थे, हाई कोर्ट के लॉयर थे, तेज तर्रार नेता थे, उनकी हत्या हो गई थी। मैं आज की तारीख में राजेश्वर से, और ये पेपर के हवाले से मैं कह रहा हूँ, नहीं तो ये होगा कि हमारे कुछ दोस्त मित्रों ने कहा, जब वो सुप्रीम कोर्ट का, अभी आपको याद है ना वो जो 9 जजेस का वो किया था, उन्होंने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, आपने कैसे कहा? अरे भाई पेपर की रिपोर्ट है, मैंने नहीं कहा, पेपर की रिपोर्ट है। और पेपर की रिपोर्ट ही ये कह रही है कि राजेश्वर सिंह साहब जो हैं, जो ईडी में इस समय पोस्टेड हैं, वो उन्होंने रिज़ाइन करने का वो कहा है, और रिज़ाइन करके वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट से। ये साफ साफ कागज़ में है। तो अब ईडी अफसर जिनकी अभी नौकरी बाकी है, 8-10 साल की नौकरी बाकी है उनकी, ये वही हैं जिन्होंने 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, सबसे बड़ा जो इनके पास था वो पी चिदम्बरम और उसके लड़के को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। हालांकि इनके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे 2018 में। अब वो डिटेल आप लोग खुद ही गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि आरोप तो बहुत तरह तरह के, जब आप उसको ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत लगेगा। और अभी ये सर्विंग ऑफिसर हैं, अभी इस्तीफ़ा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत सी चीज़ें कहना इस समय ठीक नहीं है। एक बार इस्तीफ़ा दे देंगे, बीजेपी में फॉर्मली शामिल हो जाएंगे, तब बात की जाएगी। लेकिन 2-3 मूल प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि एक सरकारी अधिकारी जो सेंसिटिव विभाग, ईडी, सीबीआई, इस तरह के सेंसिटिव विभाग में है, क्या, और इसको मैं जुडिशरी की बात करूंगा, रंजन गोगोई साहब की बात करूंगा, कि कितना उचित है कि वो इस्तीफा दे और तुरंत चुनाव लड़ने लगे? तो आपको लगता है क्या है वो निष्पक्ष रह पाएगा? मतलब ओवरनाइट उनको एकदम से सुबह उठे और उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दिया और मुझे बड़ा अच्छा ये पार्टी लग रही, मैं से चुनाव लड़ूंगा? एक ज़्यादातर केसेस में, मतलब मैं एक आध एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सब लोगों को जो रूलिंग पार्टी होती है वही अच्छी लगती है। उनका कोई ये नहीं होता है कि मैं भाई अब रिज़ाइन किया और मैं एक बिल्कुल अपना संगठन बना के ज़मीनी स्तर पे काम करूँ, उनको रूलिंग ही पार्टी अच्छी लगती। तो क्या, अच्छा, मुझे जो अंदाज़ था, मेरी वो जानकारी तो गलत थी, जो मुझे एक जनरल ये था कि भाई ये जो भी सरकारी अधिकारी हैं इनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब नौकरी छोड़ेंगे उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद आप कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करेंगे, किसी इस तरह के उसमें। अब उसमें राजनीतिक दल भी थे कि नहीं थे नहीं मालूम था, लेकिन अब तो साफ साफ है। वो शर्मा जी वहाँ दिल्ली से उनको रिज़ाइन करवा के यूपी भेज दिया गया। वो अलग बात है कि योगी जी उनको कुछ किए ही नहीं अभी तक। हालांकि अमित शाह जी ने बुला के अभी सब समझाया है, शायद एक्सपेंशन में कुछ बन जाएंगे शर्मा जी, लेकिन शर्मा जी अब एक सेंटर का सेक्रेटरी
आज तक ये माना जाता है कि भाई सारे लोगों के लिए निष्पक्ष है, अगर कोई उस स्टेट से भी आ रहा है उस प्रपोजल को भी देख रहा है, सबके लिए समान, उसकी समान दृष्टि है, और दूसरे दिन वो बीजेपी के सदस्य बन के वो एमएलसी बन जाते हैं। ये ईडी की प्रोब कर रहे हैं, ये मतलब आप खुद सोचिए ये कितना रह जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रवृत्ति जो है वो पूरे ढांचे का ही राजनीतिकरण हो जा रही है। मतलब अब जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी ना किसी पार्टी विशेष के साथ, किसी क्या जो रूलिंग पार्टी है और जो ज़्यादा हाथ मरोड़ती है, जहाँ पे आपको ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इस तरह के इंडिकेशन भी दिए जाते हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं ये करूँगा। तो ये प्रश्न पे आप लोगों को भी कुछ बोलना है और कुछ सोचना है कि ईडी का एक सिटिंग ऑफिसर रिज़ाइन कर रहा है और पेपर में साफ साफ खबर चल रही है कि वो बीजेपी से ज्वाइन करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।